जो है आधुनिक भारत में, यानी कह सकते हैं आधुनिक इतिहास में एक चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। जो लोग किसी जो है शिक्षक या टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक चैप्टर है। और जीएस में अगर देखा जाए तो इसकी अहम भूमिका है। अहम भूमिका इसका प्री में भी है और मेंस में भी है। चाहे आप टीसीएस मेंस की बात करिए, चाहे किसी भी स्टेट का, या आप बात करिए यूपीएससी मेंस का जीएस 1 की बात, जीएस 1 में आपको ये मिल सकता है, वहाँ सवाल पूछा जा सकता है। प्री में तो आवश्यक है ही, साथ साथ मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें ये भारत में शिक्षा का विकास करने का उद्देश्य अंग्रेजों का क्यों रहा है, इस पर चर्चा पहले की जा चुकी है। कौन से ऐसे कारण थे कि भारत में शिक्षा का विकास किया गया, या स्थानीय भाषा को महत्व क्यों नहीं दिया गया, इससे बहुत सारे विवाद रहे हैं। उसी में एक समय है 1835 का, जिसमें मैकाले की भूमिका है। क्योंकि अगर आप किसे पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं क्या, 1854 का वुड डिस्पैच एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा है, एक सुझाव है, किसका, चार्ल्स वुड का, है ना। उन्हीं का सुझाव है, उन्हीं की रिपोर्ट है किस पर, भारतीय शिक्षा पर। क्योंकि इसके पहले इस बात को लेकर बहुत ही विवाद है कि शिक्षा भारत में, यदि शिक्षा का हम विकास करना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए। क्या उसका माध्यम जो है हिंदी हो, या संस्कृत हो, या कोई स्थानीय भाषा हो, या अंग्रेजी हो। इसको लेके बरसों बरस विवाद चलता रहा है। इस विवाद का अंत दो लोगों ने किया, एक लॉर्ड मैकाले ने किया है, और कौन किया है, एक कौन किया बेटा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ही इसका अंत किया, और लॉर्ड मैकाले की बातों को स्वीकार किया बेंटिक ने, यानी कौन, विलियम बेंटिक ने। ये कहानी तब की है जब 1833 का चार्टर आया, और 1833 चार्टर के तहत क्या किया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, यानी जो किसकी परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद यानी काउंसिल, उस काउंसिल में चौथे सदस्य के रूप में किसकी एंट्री करवा दिया, लॉर्ड मैकाले की एंट्री करवा दी इसने। लॉर्ड मैकाले को विधिक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल काउंसिल में शामिल करवाया, वो भी अस्थायी सदस्य के तौर पर, अस्थायी सदस्य के तौर पर नहीं, अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करवाया किसने, विलियम बेंटिक ने। क्योंकि ये मामला चल ही रहा था किस बात को लेके कि इसके पहले की सारी कहानी, सारी चर्चाएं हमारी आपकी हो चुकी हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो अभी क्लास लंबी हो सकती है। इसलिए चार्ल्स वुड डिस्पैच के आने के पीछे की कहानी के पहले ये जानना चाहिए कि क्या यह दूसरा चरण है भारत में शिक्षा के विकास का, या जो 1854 का वुड डिस्पैच है, या भारत में शिक्षा के विकास का प्रथम चरण है। ये सवाल उठता है कि आखिरकार भारत में से जब माध्यम को लेकर विवाद चल रहा था तो उसका अंत कैसे हुआ था। विलियम बेंटिक ने उसमें बहुत मदद किया, चूँकि विलियम बेंटिक एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका इरादा था क्या, ये भी चाहता था कि भारत में शिक्षा जो विकसित की जाए या दी जाए लोगों को, उसका माध्यम अंग्रेजी ही हो। क्योंकि अंग्रेजी का पक्षधर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये मामला क्यों उठ रहा था बार बार, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 नहीं, चार्टर एक्ट 1813 के तहत एक प्रावधान किया गया था कि भारतीयों के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए व्यय किया जाएगा। तो यही विवाद चलता था कि 1 लाख हम कहाँ व्यय करें, और ऐसी कौन सी शिक्षा दें, और शिक्षा का क्या माध्यम हो कि जो है इस 1 लाख रुपए का हम व्यय करें। इसी बात में फंसा था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब मैकाले को उसने कहा गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे सदस्य के रूप में, यानी विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया, अस्थायी तौर पर शामिल किया, और लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो अब ये सवाल उठता है कि प्रथम चरण तो ये हो नहीं सकता,
यानी 1854 का डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास का प्रथम चरण बिल्कुल नहीं है। इसके पहले जो प्रयास किए गए, छिटपुट किए गए हैं, तो उनकी कोई बात ही नहीं है। तो यानी कि मैकाले ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया या जो विवरण पत्र दिया, वही भारत में शिक्षा के विकास का प्रथम चरण है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आप देखते हैं कि शिक्षा की ओर सबसे पहले, या कह सकते हैं कि सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम अगर किसी का है तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही है, जिसका पूरा नाम क्या है, लॉर्ड कैवेंडिश विलियम बेंटिक। पूरा नाम इसका लंबा सा नाम है, यानी क्या, कैवेंडिश विलियम बेंटिक। लोग इसको शार्ट में क्या कहते रहते हैं, कहते हैं विलियम बेंटिक, है ना, कैवेंडिश विलियम बेंटिक, इसका पूरा नाम है। पहला प्रयास किया, तो ये मामला ये चल रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक मतभेद उस समय था, किस बात को लेकर के, कि भारत में जो शिक्षा का विकास हो तो उसका माध्यम क्या हो। माध्यम के लेकर विवाद चल रहा था, ये था कि क्या पाश्चात्य भाषा का हम इस्तेमाल करें या हम भारतीय भाषा का प्रयोग करें, ये मामला था। संघर्ष इसी का था, वेस्टर्न एंड इंडियन का विवाद चल रहा था। और इस विवाद को सुलझाने के लिए, इस मतभेद को सुलझाने के लिए ये जिम्मेदारी उन्होंने किसको दिया, क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने 1833 में इस बात को लेकर के, जब 1833 चार्टर उसने अप्लाई किया यानी पारित किया, और पारित करने के बाद ये जिम्मेदारी विलियम बेंटिक को दिया, तो विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी क्या दे दिया कि आप मुझे एक सर्वे करिए, या यूँ कह सकते हैं एक रिपोर्ट दीजिए, एक सुझाव दीजिए कि हमें भारत के लिए जो चार्टर एक्ट 1813 के तहत हमें 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए मिल रहा है, वो उस 1 लाख रुपए को हम भारतीयों के ऊपर कैसे खर्च करें और किस माध्यम में उनको शिक्षित करें, या हम किस स्थानीय भाषा चुन लें, या हम अपनी भाषा यानी कि पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न लिटरेचर को यहाँ पढ़ाएं, ऐसी बातें उसने किया। तो कहा ठीक है। लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया 18 जून 1834 को, यानी कब का है लॉर्ड मैकाले का समय, 18 जून 1834। लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति इस बात को लेकर के कब किया विलियम बेंटिक ने, 8 जून 1834 को किया। ये सवाल बिल्कुल फैक्ट बेस है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त कब किया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया, इसने विलियम बेंटिक ने उसे क्या बना दिया, जो है शिक्षा के माध्यम पर चल रहा मतभेद या विवाद का अंत करने के लिए ये भी जिम्मेदारी दिया कि आप मुझे इस पर अपना सुझाव दीजिए। 8 जून 1834 को नियुक्त होने के बाद कौन, विलियम बेंटिक भारत आता है, भारत नहीं, विलियम बेंटिक नहीं, लॉर्ड मैकाले भारत आता है। और भारत आने के बाद उन्होंने इस बात को लेकर के एक, कह सकते हैं कि जब वो आया भारत, तो एक शिक्षा समिति बना दी गई, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक ने एक शिक्षा की समिति बनाई और शिक्षा की समिति का चीफ बना दिया किसे, लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले ने इस पर काफ़ी जो है विचार किया, और भी लोग उसमें मेंबर शामिल थे। उन लोगों ने काफ़ी चर्चा के बाद, क्योंकि एक बात ये भी था कि ये तो कंफर्म था कि लॉर्ड मैकाले जो था, मैकाले की एक खास बात थी कि वह भारतीय साहित्यों का घोर विरोधी था। वो भारतीय साहित्य को या भारतीय जो भी भाषा थी उसको लेकर के वो कहता था कि जितनी भारत में जो भारतीय साहित्य है या उसकी जो भाषाएं हैं, जितने लिटरेचर यहाँ रखे गए हैं, वो कहाँ पाश्चात्य यानी कि लंदन की किसी अलमारी के किसी एक, कह सकते हैं अलमारी के एक खाने की एक पंक्ति में जितनी किताबें रखी गई हैं, उनके मुकाबले भी यह जो भारतीय साहित्य हैं ये सब शून्य हैं या निम्न हैं। यानी कह सकते हैं कि सीधा सीधी बात किसकी थी, मैकाले भारतीय साहित्य और भाषा का समर्थक बिल्कुल नहीं था, उसे वह निम्न दृष्टि से ही देखता था, या कह सकते हैं उसका विरोधी था। तो 2 फरवरी कब, 1835 मैकाले की नियुक्ति होती है कब, 8 जून 1834 को। और मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को क्या किया, अपना विवरण पत्र तैयार किया
और विवरण पत्र किसके समक्ष पेश कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने। और विलियम बेंटिक ने क्या किया? 7 मार्च 1835 जो विवरण पत्र किसने प्रस्तुत किया था? मैकाले ने विलियम बेंटिक के समक्ष उसे 7 मार्च 1835 को जानते हैं किसने? विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया और कह सकते हैं समर्थन दे दिया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भी पाश्चात्य शिक्षा का ही समर्थक था, यानी वह ये चाहता था कि भारत में शिक्षा का विकास हो तो उसका माध्यम क्या हो? अंग्रेजी हो। अंग्रेजी हो। अब ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए बताई जा रही हैं, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन जहाँ के लोगों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, स्थानीय लोकल लैंग्वेज उनके हैं, तो आप उन्हें शिक्षित कैसे कर सकते हैं? क्या सीधे आप अंग्रेजी उन्हें पढ़ा पाएंगे? तो शिक्षा का विकास तो शुरू किया गया, यानी कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा के विकास का प्रथम चरण लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रयास हैं। लेकिन वो प्रयास सफल हैं या असफल हैं, ये सोचने की बात है। क्यों मैं कहूँगा कि ये शायद असफल रहा होगा? क्योंकि क्या अंग्रेजी सीधे किसी को पढ़ाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि किसी का स्थानीय भाषा भोजपुरी, कहीं कुछ भाषाएं भारत में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। जो भारतीय साहित्य थे, संस्कृत में थे, हिंदी में थे, उनकी लिपि है ना, तो जो बौद्धिक ग्रंथ हैं या हिंदुओं के धर्म ग्रंथ थे या अरब जगत से जो लोग आए थे उन लोगों ने जो साहित्य लिखा था, उर्दू, फारसी, तो कैसे अंग्रेजी को तुरंत एडाप्ट कर जाएगा कोई? यानी कि पहले उन्हें देसी भाषा में शिक्षित करना पड़ेगा। यानी पहले देसी भाषा शिक्षित करिए और उसके बाद उन्हें कहाँ लाइए? अंग्रेजी में लाइए। यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करने के लिए आपको पहले देसी भाषा को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनपढ़ हैं उन्हें पहले देसी भाषा को समझना होगा। उस भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं अगर वो समझेंगे तो आसान होगा कि क्या आपका माध्यम अगर अंग्रेजी है तो भी आप उसमें क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, मुझे पढ़ाना है आपको, चार्ल्स वुड डिस्पैच के पहले भारत में शिक्षा के विकास का प्रथम चरण लॉर्ड मैकाले का 1835 का विवरण पत्र है। यानी मैकाले मिनट 1835 वही है। भारत जो कहा जाए कि शिक्षा के विकास का प्रथम चरण प्रारंभ करना, वो जिम्मेदारी किसकी थी? उन्हीं की थी। 1 लाख रुपए व्यय करने की बात जो चल रही थी 1813 चार्टर के तहत, तो विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को जब स्वीकार किया, वही इस बात को मान लिया कि आपको क्या करना होगा। उसने कहा मैं इस बात को लेकर सहमत हूँ। अब इस बात सहमत हूँ कि आप अंग्रेजी माध्यम में ही लोगों को शिक्षा दिया जाए। उसने इस बात को स्वीकार किया, चूँकि उसका पोषक वो भी था, और इसीलिए शायद तो उसने कहा कि लास्ट में कि वो 19 जुलाई का समय था 1835-36 में उसने कहा था कि इसी माध्यम में हम उस 1 लाख रुपए को खर्च करेंगे, जिसका प्रावधान कब? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया है। ये कहना किसका है? ये कहना है विलियम बेंटिक का। अब हम बात करने वाले हैं किस पर? सीधी बात हमारी आपकी होने वाली है। सीधी बात किस पर? 1854 का वुड डिस्पैच। इसमें कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट हैं। फिर एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, मेन से लिखना हो तो कुछ बातें लिखी जाती हैं, नहीं तो कोई जरूरत लिखने की बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो कह सकते हैं कि यह डिस्पैच जो है भारत में शिक्षा के प्रसार का यह क्या है? दूसरा चरण है। पहला तो मैं बता दिया ना कि लॉर्ड मिनट है 1835 का, यानी भारत में शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण को, पहले चरण को गति किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। तो दूसरे चरण को गति कौन दे रहा है? लॉर्ड डलहौजी। कौन देगा? लॉर्ड डलहौजी होगा। अब एक सवाल यहाँ उठता है, जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं वो डिस्पैच को,
तो क्या हमें डलहौजी की बात आ गई। डलहौजी कौन है ना। डलहौजी भारत का क्या है, गवर्नर जनरल है ना। अब इसका समय भी हमको जानना चाहिए कि कब था। अगर इसका समय पता हो इसका, लॉर्ड डलहौजी का, तो प्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और किस गवर्नर जनरल के क्या अत्याचार हैं या भारत में किस सुधार का प्रयास है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी वही है जिसकी भारत के लिए, भारत के राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई थी। इसकी राज्य की हड़प नीति है ना। तो समय की बात किया जाए तो 1848 से लेकर के 1856 तक का समय किसका है, लॉर्ड डलहौजी। पहले तो आप ये जान लीजिए 1848 से लेकर के कब तक का समय है, 1856 समय किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी, यदि आप सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहते हैं वो डिस्पैच को, तो इसके आगे ना जानिए, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन एक समस्या ज़रूर आपको होने वाली है कि अगर आप डलहौजी को छोड़ दीजिए, यानी आप इसके बारे में जानकारी को स्किप कर जाइए, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हैं, तो स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, शायद ये आपको मिला भी हो। और डलहौजी का वही समय होगा कि उस एकाध युद्ध भी हुए होंगे इसी के समय में। मैं पढ़ा चुका हूँ ना मॉडर्न इंडिया। और शुरुआत में बताइए कुछ हुआ था क्या इसमें, डलहौजी के समय में। क्योंकि अभी हम शिक्षा के विकास में, ठीक है मैं अभी वापस लौटूंगा वहाँ, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ डलहौजी ने क्या किया है। क्या जवाब कहा गया कि भारत में शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण शुरू होता लॉर्ड डलहौजी के समय से। वो डिस्पैच 1854 आया गया डलहौजी के समय में। ये सवाल किया भी जाता है कि वो डिस्पैच कब आया था, तो ये कहा जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी ने क्या, कब समय है, 1848 से लेकर के 1856 तक का समय है। ये लॉर्ड डलहौजी वही है जिसके समय में क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ये डलहौजी वही है। आंग्ल सिख युद्ध हुआ, वो 1848 से लेकर के 1849 तक चला था, ध्यान रखिएगा। तो पीरी का एक सवाल आपको यहाँ मिल गया। दूसरी बात यह है कि इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अगर बात किया जाए तो 29 मार्च 1849 को युद्ध के समापन के बाद डलहौजी ने क्या किया था, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, यानी विलय कर लिया था। किसका, पंजाब का ले लिया था। दूसरी बात ये भी है, एक सवाल और खास आता है, इसकी एक नीति है जिसे आप कहते हैं क्या, हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति, या कहीं कहीं कहा जाता है व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत किसका है, तो डलहौजी का ही है। इसका है व्यपगत सिद्धांत। ये क्या करता था, राज्यों को गलत आरोप लगा करके हड़प लेता था। अगर ये कहा जाए कि इसने अपनी उस हड़प नीति के तहत सबसे पहले किन राज्यों को हड़पा है, तो आप ये समझिएगा कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पूछे तो प्री में इनकी महत्ता बहुत है कि डलहौजी द्वारा सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत किस राज्य को हड़प लिया गया था। तो 1848 में सतारा को इसे हड़प लिया था। किसे, 1848 में सतारा कहाँ, महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए। और हड़प लिया मराठों के दिन था ये। सतारा को 1848 में हड़प लिया किसने, सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ही है। उसके बाद इसने क्या किया, 1849 में इसने दो को हड़पा, एक जैतापुर और दूसरा संभल करके नाम था। इन दोनों को हड़प लिया। संभलपुर है ना, हाँ, संभलपुर को हड़प लिया। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद 1850 के आसपास
बघाट को हड़प लिया। उदयपुर को 1852 में, और ये कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन सब बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। डलहौजी की चर्चा शुरू हुई तो मैं जोड़ दिया लेकर के आपको, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्वेश्चन प्री के हैं। पीछे प्री का एग्जाम यूपी में 27 अक्टूबर को होगा, 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम होगा। जो भी प्री एग्जाम होगा वहाँ फैक्ट आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी प्री एग्जाम वनडे का भी एग्जाम कोई दे रहा हो तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत है कि सबसे पहले राज हड़प नीति के साथ डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तो वह कौन है? वो सतारा है, जो महाराष्ट्र का हिस्सा था। 1852 हो गया उदयपुर। 1853 में झांसी को मिला लिया। कब? 1853 में झांसी को इसका हिस्सा बना लिया, और 1854 में नागपुर को बना लिया। किसे? 1854 में नागपुर। अब सबसे खास बात यह है कि कहा जाता है कि कुशासन का आरोप लगा करके किस राज्य को इसने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तो वो था अवध राज्य। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके कब? 1856 होना चाहिए इसको। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। एक सवाल ये भी उठता है, पूछा भी जाता है कि किसकी रिपोर्ट पर डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था? तो ये आप जानिएगा, उनका नाम है जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर या सिफारिश पर डलहौजी ने अवध को 1856 में क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, विलय कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। अब एक चूँकि कुछ बातें और इनके साथ है डलहौजी के साथ। डलहौजी ने 1856 में ही तोप खाने का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में। रेलवे का अगर बात किया जाए तो जो रेलवे का घोषणा पत्र जारी किया गया 1853 में, बम्बई और ठाणे के बीच में। आप इस बात को जानते हैं, बताना नहीं है। 1853 में ही संचालन हुआ था रेलवे का, इस डलहौजी के समय में हुआ था। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी 1854 में कोलकाता में उसने ट्रेन को दौड़ा दिया था। ये सारी बातें हैं, है ना। कलकत्ता में ट्रेन दौड़ाएगी तो अभी गवर्नर जनरल यही था, डलहौजी ही था, है ना। और जो आप देखते हैं कि ये एक और बात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना जब की गई थी तब भी डलहौजी ही कौन है? 1854 की बात है। पीडब्ल्यूडी जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? लोक निर्माण विभाग, यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना जब की गई भारत में 1854 के आसपास, तो उस समय भी कौन है? गवर्नर जनरल यही है। अब हमें ये आना है क्या, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे किसका? चार्ल्स वुड डिस्पैच का। यानी जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, यानी जो एक कमेटी कह सकते हैं, एक आयोग कह सकते हैं, ये जब आया तो उस समय वायसराय कौन है? उस समय वायसराय यानी गवर्नर जनरल डलहौजी है। अभी यहाँ वायसराय कहना नहीं सही है, क्योंकि वायसराय तब बनता है, कब बनेगा? 1858, यानी 1858 के पहले लोग गवर्नर जनरल ही हैं। 1 नवंबर 1858 के बाद महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के बाद क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग पढ़ेगा और वहीं बनेगा वायसराय। यानी 1858 के बाद ब्रिटिश ताज का शासन भारत शुरू होगा, तब वही गवर्नर जनरल वायसराय बन जाएगा। अभी 1858 के पहले जो भी ब्रिटिश भारत के रहेंगे यानी गवर्नर जनरल कहलाएंगे, वायसराय नहीं कहलाएंगे, यानी शक्तियाँ इनके पास अधिक होंगी। ये बात आप अच्छी समझिएगा। अब हुआ क्या यहाँ कि हमने कहा कि अब आ जाइए कहाँ, आप किस बात पे आइए। अब आपको आना होगा कि डलहौजी के समय में भारत में शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण शुरू हुआ। 1853 की कहानी इसलिए 54 की बात है। 1853 में एक चार्टर आया था। कौन सा? 1853 का क्या? एक चार्टर एक्ट आया था। आना था यानी आने वाला था। चार्टर एक्ट आने वाला था, यानी कह सकते हैं कि जो पहले के चार्टर थे उनका नवीनीकरण होना था, जारी होने वाला था। उसी समय क्या हुआ? एक संसदीय समिति की नियुक्ति कर दी गई। संसदीय समिति ने एक कमीशन को नियुक्त किया और वो किसको भेज दिया? उठा करके
चार्ल्स वुड को, यानी चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया गया। किसने बना दिया? संसदीय समिति ने। यानी संसदीय समिति कौन सी? ब्रिटेन की। आप भारत को मत समझिएगा। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने क्या किया था? एक कमेटी बनाया, उसका चीफ किसे बना दिया? चार्ल्स वुड को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और चार्ल्स वुड डिस्पैच से कहा गया क्या कि आप क्या करने वाले हैं। अब चूंकि ये भी सवाल उठता है कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच हैं वो क्या थे? चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या थे? ये जो बीओसी था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ना, नियंत्रक मंडल, उसके क्या थे? ये सभापति थे। हम कहते हैं, अगर आप पहले की चीज़ों को पढ़े हो ठीक से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से पढ़ाया गया था आपको। अगर आपने वहाँ पढ़ा हो तो आप समझेंगे बीओसी और बीओडी कहाँ बनते हैं। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और ये बीओसी और बीओडी का अंत होगा कब? 1858 में, जब ब्रिटिश ताज का भारत प्रशासन शुरू होगा, है ना। तो बीओसी के क्या थे? ये सभापति थे। कौन? चार्ल्स वुड। तो एक बात कंफर्म हो गई कि इस जो क्या कहते हैं चार्ल्स वुड ने शिक्षा के सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके चीफ कौन थे? उसके चीफ से चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड का संबंध किससे था? तो आप सीधी सी बात उसमें बता देंगे क्या कि चार्ल्स वुड बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या थे? एक सभापति थे, यानी उसके कह सकते हैं चीफ रहे होंगे। चार्ल्स वुड से कहा गया कि आप भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा जो दी जा रही है, 1 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष व्यय की बात की जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, धन खर्च किया जा रहा है, इनसे कहा गया कि आप सुझाव दीजिए, यानी सुझाव दीजिए और आपको क्या करना होगा? आपको मूल्यांकन करना होगा किसका? भारतीय शिक्षा का। उसके बाद आपको अपना सुझाव देना होगा। किससे कहा गया था ये चीज़? चार्ल्स वुड से। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। चार्ल्स वुड ने एक रिपोर्ट तैयार किया, चार्ल्स वुड ने मूल्यांकन किया और रिपोर्ट तैयार किया। इसे आप विवरण भी कह सकते हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया उस रिपोर्ट में कितने आर्टिकल थे? 100, यानी 100 अनुच्छेद थे। कितने? 100 अनुच्छेदों का एक लंबा सा अभिलेख तैयार किया। किसने? चार्ल्स वुड ने। और इसीलिए एक लंबा सा अभिलेख यानी कि 100 अनुच्छेद का अभिलेख बनाया किसने? चार्ल्स वुड ने। यही कारण रहा है कि ये जो वुड का डिस्पैच है, यानी कि जो रिपोर्ट था किसका? चार्ल्स वुड का, उसे क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, यानी क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें ये कह सकते हैं ना, इन्होंने जो सुझाव दिया, मूल्यांकन करके जो इन्होंने अपनी राय व्यक्त किया था भारतीय शिक्षा पर, वो एक लंबा अभिलेख बन गया। यानी 100 अनुच्छेद, अनुच्छेद में 100 पैरा हो गए, है ना। 100 आर्टिकल में लिखा गया। एक लंबा अभिलेख होने की वजह से इसे जानते क्या कहा दिया गया? एक क्या कहा गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। इसीलिए सभी लोग को क्या कहा गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मीन्स क्या होता है? महाअधिकार पत्र, है ना। ये क्या है? महाअधिकार पत्र। ये बातें थी। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे क्या कि 1854 का डिस्पैच क्या है? भारत शिक्षा के प्रसार का, शिक्षा के विकास का। यह है दूसरा चरण। कैसा दूसरा चरण? जिसमें अगर ये कहा जाए, उसमें लॉर्ड डलहौजी क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ये डिस्पैच आया। और ख़ास बात ये थी कि 1853 का उसी समय चार्टर एक्ट पारित होने वाला था। उसी दौरान कौन? ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उसकी कमेटी, संसदीय समिति ने क्या किया? चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण कर दिया, एक आयोग बना दिया कि वह भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर वो चर्चा करे, यानी मूल्यांकन करे, विचार करे, अपना सुझाव प्रस्तुत करे कि जो माध्यम चुना गया, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दी जा रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यानी मूल्यांकन करिए कहाँ तक फेल है, और अगर कुछ ज़्यादा समस्या है, सुधार की उसमें ज़रूरत है, तो आप उसमें क्या करेंगे? अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। तो राय व्यक्त करने में, चूंकि ये बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नियंत्रक मंडल, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखती थी, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसमें उसके सभापति थे। इसलिए इनको समय लगा। ये कह सकते हैं कि काफ़ी योग्य रहे होंगे। इन्होंने एक लंबा सा अभिलेख तैयार किया जिसमें 100 अनुच्छेद थे। और लंबा होने की वजह से इसे क्या कहा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या है? ये मैग्ना कार्टा। इसमें कहा गया, और जिन्होंने दिया
तो सुझाव, चूंकि अब यहाँ 100 आर्टिकल हैं तो सारे सुझाव को लिखना मुश्किल होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, कम से कम सुझाव की यहाँ हमें क्या है, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कहाँ इनके सुझाव की, यानी कह सकते हैं कि वो डिस्पैच के जो मुख्य प्रावधान या मेन पॉइंट्स हैं उसी को आपको क्या करना होता है, नोट डाउन कर लीजिए, बस आप काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतनी सारी बातें अगर समझ गए हैं तो लिख डालिए हमारी बातों को। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 का है, जो सुझाव दिया था किसने, चार्ल्स वुड ने, उन सुझाव तो बहुत सारे हैं क्योंकि लगभग 100 आर्टिकल में लिखा गया एक लेख है, एक रिपोर्ट है, ओपिनियन है किसका, चार्ल्स वुड का। उसमें कुछ मुख्य बातें हैं। उनका ये कहना था कि जो भारत में शिक्षा दी जा रही है, यहाँ इस बात का तो ध्यान में रखना ही चाहिए क्या कि सरकार को ये समझना चाहिए, सुझाव में उन्होंने दिया, कहा सरकार को ये समझना चाहिए कि वह पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य कला, पाश्चात्य दर्शन और वेस्टर्न की साइंस और वेस्टर्न के क्या, लिटरेचर यानी साहित्य, उनका प्रसार करे। मतलब चार्ल्स वुड का सीधा टारगेट क्या था कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का क्या करे, प्रसार करे, यानी उसे कहाँ, भारत में पढ़ाए, ये मतलब था। दूसरी बात ये भी कहा क्या, कहा कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम है उसे अंग्रेजी ही होना चाहिए, जिसका निर्णय लॉर्ड मैकाले या विलियम बेंटिक ने पहले कर दिया था। कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषा जो है, जो स्थानीय भाषा है, उसको भी प्रोत्साहित किया जाए, या ऐसा ना हो कि उसे डोमिनेट कर दिया जाए या उसे हतोत्साहित कर दिया जाए, यानी उसे बिना किसी हरास के प्रोत्साहित किया जाए। ये सुझाव किसका था, वुड डिस्पैच में चार्ल्स वुड ने बात अपनी कही थी। दूसरी बात क्या, ये भी कहा कि एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल से संबंधित जो कॉलेज होते हैं उनको स्थापित किया जाए। एंग्लो मीन्स क्या, मिक्स हो, वर्नाक्यूलर मतलब स्थानीय स्तर पर। कैसा, जैसे आप देखते हैं प्राइमरी हमारे यहाँ है और कुछ मॉडल स्कूल भी हैं। प्राइमरी में मूलतः देखा जाए अंग्रेजी मीडियम में नहीं बातें हैं, लेकिन वही मॉडल स्कूल जहाँ पर हैं उन मॉडल स्कूल पूरा इंग्लिश मीडियम चलता। प्राइमरी किस मीडियम में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में। यानी विद्यालय ऐसे हाई स्कूल से खोले जाएं कि जहाँ पर स्थानीय और क्या, पाश्चात्य दोनों, यानी कि अंग्रेजी को दोनों को समान महत्ता दी जाए। उनका कहने का मतलब यही था कि एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल संबंधित कॉलेज खोले जाएं। दूसरी बात और क्या कहा, कहा कि जो टीचर हैं उनका भी ऐसा व्यवस्था किया जाए, यानी कि टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, यानी कि अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। जो अध्यापक क्या करते हैं, शिक्षा देंगे, विद्यालयों में पढ़ाएंगे, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए, ये उनका कहना था। है भी, वर्तमान में तो ऐसा है ही, आप देख ही रहे हैं। और कहा कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो कहा गया कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें निजी प्रयास भी होना चाहिए। जैसे कोई सरकार से संबंधित नहीं भी है और अगर शिक्षा में योगदान देना चाह रहा है तो ऐसे लोगों को भी क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन दीजिए और सहायता दीजिए। अगर कोई विद्यालय खोलना चाहता हो, निजी प्राइवेट खोलना चाहता हो, तो उसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसे क्या दे, वो अनुदान दे, यानी अनुदान दे, सहायता दे, ये बात कहेगी। उसके बाद ये कहा गया क्या कि लंदन के तर्ज पर, यानी जैसे लंदन में विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, कहा गया कि उसी जैसा लंदन में जो ऑक्सफोर्ड है उसके जैसा भारत में 3 महानगरों में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। यानी कहाँ, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। लेकिन एक बात ये भी है कि इस रिपोर्ट के बाद 1855 में जब लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, चूँकि सुझाव दिया गया था कि एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, और आपको पहले बता दिया क्या कि बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई 5 ऐसे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी कि और बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत
ऐसे प्रांत थे, ऐसे राज्य थे जहां पर सुझाव दिया गया था कि शिक्षा विभाग का निर्माण कर लिया जाए, जो कि किसके अधीन रहेंगे, शिक्षा निदेशक के अधीन काम करेंगे। यानी लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात पहले कर दी गई थी। अब ये भी कहा गया था कि जब तक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक वो जो लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी 3 शहरों में, वो नहीं हो सकता है। यानी कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 में हुई और उसके अस्तित्व में आते ही कहाँ, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएंगे कहाँ, भारत में। बस इतनी सी बातें हैं इसमें। इतना सुझाव किसने दिया था, चार्ल्स वुड ने दिया था कि पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य को प्रोत्साहित कर दिया जाए। और दूसरी बात, एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल संबंधित कॉलेजों खोल दिए जाएँ, टीचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाए, महिला शिक्षा प्रोत्साहित कर दिया जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखा जाए, लेकिन देसी भाषा जो स्थानीय भाषा उससे हतोत्साहित न किया जाए, इन्हें प्रोत्साहित कर लंदन के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जो कि स्थापित कब हुआ, जब लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 होगी तब। ये भी कहा गया था कि 5 प्रांतों में बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए, जो कि किसके अधीन होंगे, शिक्षा निदेशक के अधीन काम करेंगे। ये सारी बातें कौन, वुड ने, चार्ल्स वुड ने अपने उस लेख में बताई थी। वो सुझाव दिया था किसे, ब्रिटिश सरकार को। तो ये क्या था, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच था, जो कि 1854 का है। प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब का है, 1854 का है। संबंध किससे है, शिक्षा से है, किस बात को लेकर के है, इसमें सारी बातें किसके लिए हैं, मूल्यांकन करना था किसका, मैकाले के द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना था, जिसको स्थापित किया गया था 1835 में। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक और किसने, मैकाले ने मिल करके एक योजना बनाई थी कि भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजी माध्यम में किया जाए। उसी का वैल्यूएशन करने के लिए ब्रिटिश संसदीय समिति ने क्या किया था, एक कमेटी बना दिया था। उस कमेटी कह सकते आयोग बना दिया था। उस आयोग का चीफ कौन था, चार्ल्स वुड थे। और चार्ल्स वुड कौन है, सभापति हैं बीओसी के। उन्होंने उनसे कहा गया था कि आप सुझाव दीजिए और इसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन किया, सुझाव दिया। सुझाव पत्र में लगभग 100 पैरा थे, यानी कि 100 अनुच्छेदों का था। और उसी सुझाव की ये मुख्य बातें थी, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अकेले ही 8 नंबर में यूपीपीसीएस के मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्या 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा के विकास में क्या भूमिका रही है या क्या योगदान रहा है। एक क्वेश्चन 8 नंबर जिसके शब्द होंगे 125 वर्ड में, एक सवाल आपके सामने आ सकता है। आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।